हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मिस्टेरियस हिस्ट्री में। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री के वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इवेंट पर नजर डालने वाले हैं। ये कहानी है एक ऐसे युद्ध की जिसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। आज हम इसी वॉर को करीब से जानने की कोशिश करने वाले हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मानव इतिहास के सबसे घातक संघर्षों में से एक संघर्ष है। 1914 से लेकर 1918 तक चले इस युद्ध ने दुनिया की दिशा ही बदल दी। इस युद्ध के चलते दुनिया में न्यू पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिकल रियलिटीज का उदय हुआ। ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस आर्च डुक फ्रांस फेर्डिनांड की हत्या इस युद्ध का आरंभ मानी जाती है। 28 जुलाई 1940 में लड़ी ऑस्ट्रिया हंगरी वर्सेस साइबेरिया बैटल इस महायुद्ध की पहली बैटल थी। यह महाभीषण युद्ध यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया जैसे कई मोर्चों पर लड़ा गया। यह युद्ध मशीन गन्स, टैंक्स और केमिकल वेपन जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज की मदद से हुए विनाश और जीवित हानि का जीता जागता उदाहरण है। इस वॉर में मानवीय लागत चौंका देने वाली थी, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन सोल्जर्स एंड 7 मिलियन सिविलियंस की जान चली गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दो गुटों में लड़ी गई थी। एक तरफ थी अलाइड पावर्स तो दूसरे तरफ थी सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर्स में रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए और जापान आते थे। वही सेंट्रल पावर्स की कमान ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर के हाथों में थी। इन सभी देशों में आपको ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर कुछ खटक रहा होगा। जी हां दोस्तों, ये वही साम्राज्य थे जिनकी वजह से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की चिंगारी ने जन्म लिया। ये वो दो सबसे बड़े क्षेत्र थे जिन्होंने आज के लगभग आधे यूरोप और सेंट्रल ईस्ट को अपने कब्जे में किया हुआ था। 1908 में ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर का राजा फ्रेंस जोसेफ ने ऑटोमन के एक क्षेत्र बोन्सिया एंड हर पर हमला कर उसे जीत लिया। जोसेफ ने इस टेरिटरी को तो जीत लिया था, मगर यहां की जनता उसके साथ नहीं थी। यहां बसने वाले लोग हमेशा से खुद को स्वतंत्र या फिर उसके नजदीकी क्षेत्र साइबेरिया का हिस्सा होना चाहते थे, मगर फ्रांस जोसेफ के दमनकारी नीतियों की वजह से उन्हें ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर का ही हिस्सा बने रहना था। लिहाजा अपने साथ हो रहे इस सौतेले व्यवहार को देख यहाँ की जनता के बीच क्रांति की ज्वाला धधक रही थी। ऐसे में जन्म लिया एक क्रांतिकारी गुट ने, जिसका नाम ब्लैक हैंड था। ब्लैक हैंड ग्रुप एक सशस्त्र संगठन था जिसने कई बार ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस फ्रेंस फेर्डिनांड को जान से मारने की साजिश की थी, क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी के अगले राजा वही होने वाले थे। खुद पर हो रहे इन हमलों के बावजूद भी फेर्डिनांड इस क्षेत्र में अपना दौरा करना चाहता था। गुप्तचरों द्वारा दिए गए कई चेतावनियों के बावजूद भी उसने बोस्निया में एक रोड ट्रिप प्लान की, जहां वो यहाँ की जनता के बीच से गुजरने वाला था। 28 जून 1914 के दिन नियोजित समय प्रिंस का काफिला जनता के बीच आया। इसी बीच एक युवक ने भीड़ से निकलकर प्रिंस और उसकी बीवी को गोली मारकर हत्या कर दी। इस युवक का नाम गैल्विरो प्रिंसिप था, जो कि यहां मौजूद इसी क्रांतिकारी ग्रुप ब्लैक हैंड का सदस्य था। उसने प्रिंस और उसकी बीवी को इतनी नजदीक से गोली मारी थी कि उनका बचना लगभग नामुमकिन लग रहा था, और ऐसा ही हुआ। इसी दिन यानी 28 जून 1940 में दोनों की जान चली गई। ये इंसिडेंस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत तो है, मगर रीजन नहीं। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि वर्ल्ड वॉर होने के पीछे कई रीजंस थे, जो दशकों से बारूद के रूप में सुलगते आ रहे थे। तो चलिए इन रीजंस को जरा करीब से जानने की कोशिश करते हैं। रीजन नंबर 1, पावर इंबैलेंस इन यूरोपियन कंट्रीज। दोस्तों, 19th सेंचुरी तक यूरोप में ब्रिटेन, फ्रांस एंड पुर्तगाल दुनिया की सबसे बड़ी कॉलोनियल पावर हुआ करती थी। दुनिया के लगभग सभी क्षेत्रों पर इनका ही राज था। 1871 में हुए जर्मन एम्पायर के गठन से फ्रांस और ब्रिटेन के खिलाफ एक प्रतिस्पर्धी को खड़ा कर दिया था। जर्मनी भी इन्हीं दोनों की तरह अपनी कॉलोनियल पावर्स को बढ़ाना चाहता था। खेल में तीसरे के आ जाने से यूरोप में बहुत बड़ा पावर इंबैलेंस दिखने लगा। सभी एक दूसरे को एज ए कॉम्पिटिटर की तरह ट्रीट करने लगे थे। रीजन नंबर 2, कल्चर ऑफ अलायंसेस।
यूरोप में चल रहे इस सत्ता संघर्ष के चलते कई देशों ने एक दूसरे के साथ अलायंसेस करना स्टार्ट कर दिया। अलायंसेस का मतलब होता है संधि। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच अलायंसेस हुई है, तो अगर फ्रांस पर जर्मनी हमला करता है तो ब्रिटेन फ्रांस को जर्मनी के खिलाफ मदद करेगा। यह नियम ब्रिटेन पर होने वाले हमले पर भी लागू होता है, लिहाजा उस वक्त फ्रांस को ब्रिटेन की मदद के लिए आगे आना होगा। इन अलायंसेस में सबसे अहम थी ट्रिपल अलायंसेस और ट्रिपल इंटेंट। 1882 में हुए ट्रिपल अलायंसेस जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली की दोस्ती को रिप्रेजेंट करती थी। वही 1907 में हुई ट्रिपल इंटेंट फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और रशिया को एक दूसरे से जोड़े हुए थी। इंटेंट का मतलब होता है फ्रेंडशिप, जो एक फ्रेंच वर्ड है, इसलिए हम इन्हें मित्र राष्ट्र के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों अलायंसेस आगे चलकर इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक दूसरे से लड़ी, क्योंकि इसी की वजह से सारा यूरोप दो गुटों में विभाजित हो गया था। किसी एक देश पर किया गया हमला भी सारे गुटों को अलायंसेस की वजह से युद्ध में ढकेल सकता था। रीजन नंबर 3, मिलिट्रिज्म। अपने देश को सशक्त बनाने के लिए यूरोपियन कंट्रीज कई घातक हथियारों का निर्माण कर रही थी, जिनमें सबसे अहम थे मशीन गन्स और टैंक्स। उस समय किसी भी देश के पास इन दो हथियारों का होना बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता था, लिहाजा सभी देश इसे अपनी सेना का हिस्सा बनाने लगे। एक तरफ इन घातक हथियारों का निर्माण हो रहा था, तो दूसरी तरफ सेना में सैनिकों की संख्या को भी बढ़ाया जा रहा था। सीधे तौर पर कहा जाए तो सभी देश एक दूसरे के खिलाफ अपनी अपनी बंदूकों में गोलियां भर रहे थे। रीजन नंबर 4, इंपेरियलिज्म। इंपेरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद। इस वक्त ग्रेट ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति हुआ करता था। दुनिया का लगभग 25% हिस्सा इसी देश के नाम था। ब्रिटेन की साम्राज्यवादी नीतियों को यूरोप में मौजूद और भी देश अपनाना चाहते थे और ब्रिटेन की तरह अफ्रीका और एशिया में अपनी अपनी कॉलोनीज को फैलाने की मंशा रखते थे। उनकी इसी चाह को इंपेरियलिज्म की शक्ल में एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। सारे देश अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। रीजन नंबर 5, ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल कंपटीशन। दोस्तों, 14वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में हुए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति के चलते दुनिया भर में एक ट्रेडिंग कंपटीशन देखने को मिला। इंग्लैंड के साथ साथ यूरोप के बाकी देशों में अपने व्यापार को बढ़ाने की मंशा थी। दूसरों के ट्रेडिंग जोन पर अपने सस्ता माल बेचकर मार्केट एक्वायर करना मानो एक परंपरा ही बन चुकी थी। इससे यूरोपियन देशों के बीच एक दूसरे के खिलाफ नफरत की चिंगारी धधक उठी, जिसने आगे चलकर सबको इस भीषण युद्ध में जला डाला। तो ये थे कुछ मेजर रीजन जिसके चलते यूरोप एक बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था। बस जरूरत थी एक चिंगारी की जो इसे फटने में मदद कर सके, और वो चिंगारी ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस फेर्डिनांड की मौत से बाहर आई, जिसकी चर्चा हम वीडियो की शुरुआती चरण में ही कर चुके हैं। प्रिंस फेर्डिनांड की मौत का बदला लेने के लिए ऑस्ट्रिया हंगरी के राजा फ्रांस जोसेफ ने साइबेरिया पर हमला करने की योजना बना डाली। क्योंकि बोस्निया के लोग साइबेरिया में शामिल होना चाहते थे, तो जोसेफ ने यह सोचा कि अगर मैं साइबेरिया को ही अपने कब्जे में ले लूं तो ना रहेगा बाज और ना बजेगी बांसुरी। लिहाजा उसने 28 जुलाई 1914 में साइबेरिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर डाली। हालांकि जोसेफ ने साइबेरिया को आत्मसमर्पण करने का मौका दिया था, मगर साइबेरिया को यह कतई मंजूर नहीं था। लेकिन फैक्ट्स की बात करें तो साइबेरिया जैसे छोटे देश इतने बड़े ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर को कैसे हरा सकता था। लिहाजा साइबेरिया ने मदद के लिए रशिया से गुहार लगाई। रशिया भी साइबेरिया की मदद करने के लिए तैयार हो गया। अब सवाल यह उठता है कि साइबेरिया की मदद करने से रशिया को क्या फायदा था। तो इसके दो रीजंस हैं। एक तो साइबेरिया और रशिया, इन दोनों कंट्रीज में एक ही कम्युनिटीज के लोग रहते हैं जिन्हें सैल्विक कहा जाता था, इसलिए रशिया को साइबेरिया में मौजूद अपने लोगों को बचाना था। दूसरे रीजन की बात करें तो रशिया को अपने लोगों के साथ साथ अपने सी एसेस को भी सिक्योर करना था। जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं कि रशिया के पास ज्यादा समुद्री इलाका नहीं है, और जो है वो भी सर्दियों में जम जाता है। उनका ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन ब्लैक सी में स्थित इसी छोटे से समुद्री रास्ते से होता था। लिहाजा अगर साइबेरिया ऑस्ट्रिया हंगरी के हाथ चला गया तो एक तरफ ऑटोमन एम्पायर और दूसरी तरफ
ऑस्ट्रिया हंगरी। दोनों मिलकर रशिया का ये सी रूट बंद कर सकते थे। किसी भी तरह साइबेरिया को बचाकर रशिया इनडायरेक्टली अपने इस सी एसेस को बचा रहा था, क्योंकि साइबेरिया के वहां रहते उसे बस एक तरफ से ही खतरा हो सकता था और वो भी साइबेरियंस की मदद से टल सकता था। जब रशिया के इस युद्ध में शामिल होने की खबर ऑस्ट्रिया हंगरी के राजा को पता चली, तब उसने ट्रिपल अलायंस का इस्तेमाल करते हुए जर्मनी को अपने साथ खड़ा कर दिया। लिहाजा जर्मनी भी ऑस्ट्रिया हंगरी की मदद करने मैदान में उतर गया था। दोस्तों, इस ट्रिपल अलायंस में इटली भी शामिल था, मगर उसने इस युद्ध में ऑस्ट्रिया हंगरी को मदद करने से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि अलायंसेस के रूल्स किसी देश पर हमला होने पर मदद करने के थे, ना कि दूसरे देश पर हमला करने के। और यहां तो ऑस्ट्रिया हंगरी साइबेरिया पर हमला कर रहा था, तो बस इसी रीजन की वजह से इटली ने इस युद्ध से खुद को दूर कर लिया। तो दोस्तों, 28 जुलाई 1940 में ऑस्ट्रिया हंगरी ने अपने दोस्त जर्मनी के साथ साइबेरिया पर हमला कर दिया। लिहाजा इसी दिन रशिया ने भी जर्मनी पर धावा बोल दिया। अब साल 1907 की ट्रिपल इंटेंट के हिसाब से फ्रांस और ब्रिटेन को भी रशिया का साथ देना था। सो एट द सेम टाइम फ्रांस ने भी जर्मनी पर सेकंड फ्रंट से अटैक करना शुरू कर दिया। दोनों तरफ से हो रहे इस अटैक को ध्यान में रखते हुए जर्मनी ने पहले फ्रांस के साथ निपटना सही समझा, क्योंकि फ्रांस जर्मनी के मुकाबले छोटा देश था। मगर फ्रांस में डायरेक्टली इंटर करना उसे कुछ रिस्की लगा। लिहाजा जर्मनी ने बेल्जियम के रास्ते फ्रांस पर अटैक करने का प्लान बनाया। प्लान के हिसाब से जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला बोल दिया, लेकिन जर्मनी यहां एक बात से अनजान था, और वो बात थी बेल्जियम और ब्रिटेन के बीच हुई ट्रीटी ऑफ लंदन। 1839 में हुए इस ट्रीटी के हिसाब से ब्रिटेन और बेल्जियम दोनों को वॉर सिचुएशन में एक दूसरे का साथ देना था। लिहाजा बेल्जियम पर हुए इस हमले से ब्रिटेन भी युद्ध में कूद पड़ा। लेकिन ब्रिटेन की आर्मी बेल्जियम पहुंचती इससे पहले जर्मन आर्मी ने बेल्जियम को अपने कब्जे में ले लिया था और वे तेजी से फ्रांस की ओर बढ़ रहे थे। जर्मनी की सेना फ्रांस की राजधानी पेरिस तक लगभग पहुंच ही चुकी थी, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट ब्रिटेन की आर्मी वहां हीरो की तरह पहुंचकर जर्मनी का सारा खेल तमाम कर देती है। एक फ्रंट से जर्मनी फ्रांस पर अटैक कर रहा था, वहीं दूसरी ओर रशिया से खुद को डिफेंड भी कर रहा था, जहां जर्मनी ने रशिया के लगभग 3 लाख सोल्जर्स को मौत के घाट उतारकर खुद को एक मजबूत स्थिति में रखा था। सारे यूरोप में हो रहे इस युद्ध के चलते मिडिल ईस्ट में मौजूद ऑटोमन एम्पायर के शासक इस्माइल एनवर पाशा के हाथों में भी खुजली होने लगी। इस युद्ध की आड़ में वो रशिया से चल रहे अपने 700 साल से भी ज्यादा दुश्मनी का बदला लेना चाहता था। लिहाजा उसने नवंबर 1940 में रशिया के खिलाफ आधिकारिक रूप से युद्ध घोषित कर दिया। अब एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर था, तो दूसरी तरफ साइबेरिया, रशिया और फ्रांस। अब तक इस युद्ध में खामोश रहा इटली ने अपने अलायंसेस का साथ देने के बजाय ट्रिपल इंटेंट से हाथ मिलाना बेहतर समझा। वो अब ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया के गुट में आ गया था। इस गुट में शामिल होते ही उसने ऑस्ट्रिया हंगरी पर धावा बोल दिया। बाप रे बाप, कितनी लड़ाइयां! एक तरफ ऑस्ट्रिया हंगरी साइबेरिया से लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर फ्रांस और रशिया जर्मनी से लड़ रहा है। मिडिल ईस्ट से ऑटोमन एम्पायर रशिया से लड़ रहा है और आखिर में इटली ऑस्ट्रिया हंगरी से लड़ रहा है। व्हाट अ हॉरिबल सिचुएशन। उस वक्त ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी कॉलोनियल पावर हुआ करता था, लिहाजा उसने अपनी कॉलोनीज से सैनिकों की टुकड़ियों को बुलाना शुरू कर दिया। इन सभी में भारत के सैनिक भी शामिल थे। सभी सैनिकों की टुकड़ियां समंदर के रास्ते ब्रिटेन जा रही थी, लिहाजा उन्हें रोकने के लिए जर्मन ने फरवरी 1915 में अपनी सबमरीन यू बोट को समुद्री क्षेत्र में उतारा। इस यू बोट के सहारे जर्मनी एक एक कर ब्रिटेन के सभी जहाजों को पानी में डुबो रहा था। सैनिकों से भरे इन जहाजों के साथ साथ वो अब ब्रिटेन के पैसेंजर जहाजों को भी अपना निशाना बना रहा था, क्योंकि उसे शक था कि हमले से बचने के लिए ब्रिटेन अपने सैनिकों को सिविलियंस के भेष में सफर करा रहा था। और यह बात कुछ हद तक सही भी थी। एक दिन यानी 7 मई 1915 को जर्मन यू बोट्स ने लुसिटिना नामक एक ब्रिटेन पैसेंजर जहाज को अपना निशाना बनाया। इस हमले में टोटल 1153 लोग मारे गए, जिसमें अमेरिका के 128 पैसेंजर थे। अब तक अमेरिका ने इस युद्ध में मिडल मैन की भूमिका निभाई थी। वो दोनों गुटों को वेपन सप्लाई कर पैसा कमा रहा था, लेकिन 7 मई 1915 में हुए घटना से उसे भी इस युद्ध का हिस्सा बनना पड़ा,
क्योंकि जर्मनी ने उसके 128 आम नागरिकों को मार डाला था। अमेरिका के युद्ध में शामिल होते ही ब्रिटेन और फ्रांस की ताकत दुगनी हो गई। जर्मनी को पछाड़ने के लिए रोजाना अमेरिकी सैनिक से भरे बेड़े फ्रांस की बंदरगाहों पर उतरने लगे। इसी बीच रशिया में फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन हुआ, जिसके चलते रशिया के राजा ज़ार निकोलस की सत्ता चली गई। रशिया की जनता रोज हो रहे युद्ध से तंग आ चुकी थी और उन्हें शांति की जरूरत थी, और वो दिलाई अक्टूबर रिवॉल्यूशन से उभरे रशिया के नए नेतृत्व लेनिन ने। लेनिन की सरकार ने जर्मनी से शांति समझौतों की बात कर आधिकारिक रूप से युद्ध विराम घोषित कर दिया। इसी के साथ रशिया की इस वर्ल्ड वॉर से एग्जिट होती दिखाई देती है। रशिया के निकल जाने से जर्मनी को अब केवल एक ही फ्रंट से लड़ना था, और वो था फ्रांस वाला फ्रंट। लेकिन अमेरिका की मदद से फ्रांस की ताकत और भी बढ़ गई थी। जर्मनी को फ्रांस को हराना अब सपना सा लग रहा था। 1918 आते आते अलाइड पावर्स ने सेंट्रल पावर्स को पूरी तरह से हरा दिया था, जहां उनका साथ यूरोप से आए कुछ छोटे देश जैसे रोमानिया, ग्रीस और पुर्तगाल ने दिया। इतने बड़ी तादाद में हो रहे हमले के चलते ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर और बल्गेरिया ने, जो 1950 में इस युद्ध में शामिल हो गया था, आत्मसमर्पण कर दिया। इन सभी के चले जाने से सेंट्रल पावर्स में जर्मनी अकेला पड़ गया था, जो फ्रांस और ब्रिटेन के बॉर्डर पर अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन अमेरिका के बढ़ते मिलिट्री पावर से बचने के लिए आखिरकार जर्मनी को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। 11 नवंबर 1918 ये वो डेट थी जब जर्मनी ने आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी। इसके चलते इस महायुद्ध का अध्याय समाप्त होता है। चलिए जानते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स के बारे में। बैटल ऑफ वर्डुन। फ्रांस और जर्मनी के बीच वर्डुन में हुई यह बैटल ऑफ वर्डुन के नाम से जानी जाती है। यह बैटल 21 नवंबर 1916 से लेकर 18 दिसंबर 1916 तक चली। इसमें टोटल 3 लाख से भी ज्यादा सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। वर्डुन की यह बैटल फ्रांस की जीत के साथ खत्म होती हुई दिखाई देती है। बैटल ऑफ मरेन। यह बैटल भी फ्रांस और जर्मनी के बीच ही हुई थी। इसे 2 चरणों में लड़ा गया था। पहले चरण में यह लड़ाई 6 सितंबर 1914 से लेकर 12 सितंबर 1914 तक, और दूसरे चरण में 15 जुलाई 1918 से लेकर 6 अगस्त 1980 तक लड़ी गई। हालांकि दूसरे चरण में फ्रांस का साथ अमेरिका ने दिया था। इन दोनों बैटल्स में फ्रांस ने ही बाजी मारी थी। इस बैटल का समापन 7 लाख सोल्जर्स की आहुतियों से होता है। बैटल ऑफ सोमे। सोमे नदी के किनारे हुए यह बैटल वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे फेमस बैटल है, क्योंकि केवल एक दिन में यहां 80,000 से भी ज्यादा सोल्जर्स मारे गए थे। आज तक वर्ल्ड हिस्ट्री में एक दिन में इतने सैनिक नहीं मारे गए हैं। इस युद्ध में तब के सबसे आधुनिक हथियार टैंक का इस्तेमाल किया गया था। फ्रांस और जर्मनी के बीच लड़ा यह युद्ध फ्रांस की जीत के साथ खत्म होता है। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 1916 में और समाप्ति 18 नवंबर 1916 में हुई थी। इन मुख्य बैटल्स के अलावा ऐसे कई बैटल्स इस महाभीषण युद्ध में हुई थी, जैसे बैटल ऑफ अरेस, बैटल ऑफ चैम्ब्राई, बैटल ऑफ याप्रेस और बैटल ऑफ विम्ब्रिज। अब आते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणामों पर। दोस्तों, इस युद्ध के चलते यूरोपियन देशों में बड़े पैमानों में संपत्ति का नुकसान देखने को मिला। वॉर में खर्च होने वाले रकम 180 बिलियन डॉलर्स थी, जो तब के मुकाबले बेहद ज्यादा थी। इसके चलते अधिकांश देशों की फाइनेंशियल कंडीशंस गड़बड़ाने लगी और जन्म लिया एक फाइनेंशियल क्राइसिस ने, जो सारे यूरोप में फैल रहा था। इसी बीच कुछ ट्रीटीज भी सामने आई, जिसने यूरोप और मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदल डाला, जिसमें वर्साइल ट्रीटी सबसे अहम है। तो ये थी कहानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। अगर कोई सुझाव या शिकायत करनी हो तो कमेंट बॉक्स हाजिर है। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।